हाँ जी, आइए स्टार्ट करते हैं। इनकम अंडर हेड कैपिटल। इस हेड का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। सेक्शन 45 में दो शर्त लिखी हुई है। नंबर 1 ट्रांसफर, नंबर 2 कैपिटल एसेट। दो बातें चाहिए आपको, दो में से कोई भी बात नहीं है तो आपकी इनकम यहां पर टैक्सेबल नहीं होगी। अगली बात, उसके बाद कहते हैं किस ईयर में इनकम टैक्सेबल होगी? ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। सरकार ये नहीं देखती कि आपके पास पैसा कब आया, सरकार ये देखती है एसेट ट्रांसफर कब हुई। लेकिन इसके तीन एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन 45 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए इंश्योरेंस क्लेम। दूसरा 45 सबसेक्शन 2 कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। थर्ड 45 सबसेक्शन 5 कंपल्सरी एक्विजिशन। इस तीनों केस में सरकार का मानना है कि जब पैसा आएगा तब टैक्स पे करेंगे। इन तीन केसेस के अलावा अगर किसी भी केस के अंदर जब एसेट ट्रांसफर होगी तब उस सिचुएशन में उस ईयर में हम टैक्सेबल करके चलेंगे। ओनली इन दैट ईयर इनकम शैल बी टैक्सेबल। हम ये नहीं देखेंगे कि अमाउंट कब रिसीव हुआ। अब दो बातों पर ध्यान लगाना हमें, कैपिटल एसेट क्या चीज है और ट्रांसफर क्या चीज है। कैपिटल एसेट डेफिनेशन सेक्शन 2 में, बाकी याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या कहा था, तो एसेट किसको कहेंगे? जिसे हम बेच सकते हैं, जिसे हम बेच सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड के अंदर इस सिचुएशन में चाहे एसेट टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, कैसी भी क्यों ना हो एसेट, लेकिन हम नहीं लेकर चलेंगे फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि वो हम बेच नहीं सकते हैं। गुडविल हमारे लिए कैपिटल एसेट, यस और नो? यस, क्योंकि हम उसे बेच सकते हैं। उसे हमारे पास कंपनी का लेटर ऑफ ऑफर आया राइट शेयर्स का, क्या वो मेरे लिए कैपिटल एसेट है यहाँ पर? यस, क्योंकि हम उसे बेच सकते हैं। मेरे पास एक मकान है किराए पर, वो किराए पर रहने का मेरे पास अधिकार आ गया, क्या वो मेरे लिए कैपिटल एसेट है? यस, अगर हम उसे बेच सकते हैं। मैंने एक रूट परमिट लिया, सरकार से बस चलाने का लाइसेंस दिया, क्या वो मेरे लिए कैपिटल एसेट है? यस, क्योंकि हम उसे बेच सकते हैं। लेकिन इसके चार एक्सेप्शन हैं। इन चार चीजों को यहां लेकर आएंगे हम। पहला एक्सेप्शन कौन सा है? स्टॉक इन ट्रेड। एक ज्वेलर है, शोरूम में ज्वेलरी रखी हुई है, अगर वो ज्वेलरी सेल करता है तो उसके लिए कैपिटल गेन यहां आएगा या फिर पीजीबी में जाएगा? पीजीबी में जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिए, अगर आप अपनी घर की एसेट शोरूम में लेकर आते हो, यहां तक तो कैपिटल गेन लग सकता है, लेकिन शोरूम की ज्वेलरी अगर आगे बेचते होगा तो कैपिटल गेन लगेगा। क्या लगेगा? पीजीबी। कुछ याद आ रहा है मैं किससे बोल रहा हूं? 45 सबसेक्शन 2 के लिए। अब हम जब रिवीजन कर रहे हैं तो इस तरीके से नहीं खाली ये पॉइंट, अगले पॉइंट को भी कंबाइन कर रहे साथ साथ। सेल अगली बात, चार एक्सेप्शन का सेकंड एक्सेप्शन पर्सनल इफेक्ट। याद रखो, पर्सनल इफेक्ट के अंदर इमूवेबल नहीं आ सकती, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं अगर आपने अपना रेजिडेंशियल हाउस बेचा तो क्या उसकी इनकम यहां टैक्सेबल है? यस, तभी तो 54 में एग्जेम्पशन झमेला आता है यहां पर। अगर अपनी ज्वेलरी, आप घर की ज्वेलरी और यहां पर लेकर आते हो बिजनेस के अंदर, तो क्या टैक्सेबल है? यस, क्योंकि आपकी ज्वेलरी आपकी हो। अगर आपने पेंटिंग बेची, एंटिक्स बेची, आपके पास ये चीजें हैं, तो क्या ये भी टैक्सेबल है आपके लिए? यस। तो ये चीजें भले ही पर्सनल यूज के लिए क्यों ना हो, फिर भी कैपिटल एसेट है। लेकिन क्वेश्चन कहेगा आपने कार सेल करी अपनी, अगर आपने अपनी कार बेची, पर्सनल कार है आपकी, तो टैक्सेबल यस और नो? नो, क्योंकि वो मूवेबल है, पर्सनल यूज के लिए है, ना तो ज्वेलरी है ना पेंटिंग्स एंटिक्स है आपकी। तो ध्यान रखिए, कार है आपके पास की, पर्सनल कपड़े वपड़े पर, ये टैक्सेबल नहीं है। और याद रखिए उनका गेन यहां नहीं, यहां नहीं तो कहीं नोवेयर। थर्ड एक्सेप्शन, अब की बात एग्रीकल्चर लैंड, खूब अच्छे से आपके खून में है। कौन सी एग्रीकल्चर लैंड की बात चल रही है? रूरल। रूरल एग्रीकल्चर लैंड का कैपिटल गेन यहां नहीं तो कहीं। 54B में जहां लिखा हुआ एग्रीकल्चर लैंड सेल करी, कौन सी? अर्बन या रूरल या दोनों? वहां तो सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ एग्रीकल्चर लैंड, तो वहां तो अर्बन रूरल दोनों आनी चाहिए वहां पर आपकी। रूरल एग्रीकल्चर लैंड का कैपिटल गेन टैक्सेबल है ही नहीं। जब टैक्सेबल है ही नहीं तो उसको एग्जेम्प्ट कराने की जरूरत क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड के बाद फोर्थ, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। कोई क्वेश्चन कहे कि गवर्नमेंट के डिवेंचर्स हैं, तो गवर्नमेंट के डिवेंचर टैक्सेबल है या नहीं बोलेगा? यस, गवर्नमेंट के डिवेंचर टैक्सेबल है। सिर्फ एक डिवेंचर टैक्सेबल, ये कौन सा? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। गवर्नमेंट के डिवेंचर में याद करो, इसलिए तो इंडेक्सेशन का फंडा चलता था कि कैपिटल टैक्स बॉन्ड पर, क्योंकि गवर्नमेंट के डिवेंचर टैक्सेबल है।
सिर्फ एक गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड टैक्सेबल नहीं है आपके। चार चीजें अपने सामने यहां पर, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, चार चीजें जो यहां पर नहीं आएंगी। चलिए अगले पेज पे पहुंचिए। ऐसे तो दो पार्ट में चेक कीजिएगा, लॉन्ग या शॉर्ट। जिंदगी में नियम ले लो, अगर नंबर लेना चाहते हो, क्वेश्चन शुरू करते पीरियड ऑफ होल्डिंग हैंग कर देना। कैपिटल गेन को अकेला मत छोड़ना कभी भी, अकेला डर जाता है कैपिटल गेन। उसे किसके सहारे की जरूरत है? उसे शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म, उसे कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप इंडेक्सेशन सारी चीजें आगे कंटिन्यू करते हो। नॉर्मली में पीरियड कितने ईयर्स का चाहिए बोलेगा? 3 इयर्स का। इन दोनों का साथ 3 इयर्स के लिए डेट ऑफ परचेज क्या हम इंक्लूड करके चलेंगे वहां पर? यस। डेट ऑफ सेल नो। ध्यान रखो, डेट ऑफ सेल इस पर्पस से इंक्लूड नहीं करेंगे। वैसा जब इंडेक्सेशन करने लगोगे तब तो डेट ऑफ सेल वाले ईयर इंडेक्सेशन करनी है, वो तो अलग अलग मुद्दे हैं, मिक्सअप नहीं करना इन दोनों बातों को। अब डेट ऑफ सेल को हटा दो, डेट ऑफ परचेज को इंक्लूड कर दो, दिस विल कॉल पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर एग्जैक्टली 36 मंथ्स है तो ऐसे लॉन्ग या शॉर्ट? शॉर्ट। और अगर 3 साल से एक दिन भी ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। चार एसेट जिनके लिए पीरियड रिड्यूस करके 1 साल का कर दिया गया। पहला कौन सा? शेयर्स। कौन से? इक्विटी या प्रेफरेंस? दोनों। ध्यान रखो, एग्जेम्पशन हर एक पर नहीं है। कंबाइन करो पॉइंट्स को, ये सिर्फ 1 ईयर बताने के लिए है। कल को अगर कोई पूछे किससे किस शेयर्स का कैपिटल गेन माफ होता है? इक्विटी शेयर्स का। लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स से कैपिटल गेन माफ है। ये मुद्दे अलग है पीरियड ऑफ होल्डिंग के, वो अलग है, मिक्सअप नहीं करते हैं। यहां पर इक्विटी प्रेफरेंस दोनों है। कौन से शेयर्स? लिस्टेड या नॉन लिस्टेड या दोनों। जो एग्जेम्पशन वो सिर्फ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पर है आपके यहां पर कैसे भी शेयर्स क्यों ना हो, इक्विटी प्रेफरेंस, लिस्टेड, नॉन लिस्टेड, पब्लिक, प्राइवेट, कोई भी क्यों ना हो, वहां से पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं, क्योंकि लिस्टेड हुई पब्लिक कंपनी के शेयर सकते हो एग्जेम्पशन आपकी। अगला पॉइंट चेक कीजिएगा, लिस्टेड सिक्योरिटीज। अब की बात सिक्योरिटीज में क्या बात नहीं यहां पर, सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर। डिबेंचर लिस्टेड है, नॉर्मली लिस्टेड होते हैं तो 12 महीने से ज्यादा, अगर नॉन लिस्टेड है तो 3 साल से ज्यादा। अगला पॉइंट, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। कौन से म्यूचुअल फंड? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या कोई म्यूचुअल फंड? कोई म्यूचुअल फंड। हाँ, अगर आप एग्जेम्पशन देंगे वहां 1038 में 111A में जाकर, तो एग्जेम्पशन किस वाले म्यूचुअल फंड के लिए? इक्विटी ओरिएंटेड, जिसके 65% से ज्यादा पैसा इक्विटी शेयर में लगा होता है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होगा। तो यहां कोई म्यूचुअल फंड हो, हर एक को हम यहां पर 1 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म मानकर चलेंगे। चौथा, जीरो कूपन बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड जिनका इंटरेस्ट आपको कभी भी मिलना, आपको वो सारा इंटरेस्ट मैच्योरिटी पर जाकर मिलने वाला आपको यहां पर। 4 ऐसे 1 साल से ज्यादा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 48। सेक्शन 48 एक सेल्फ मानने का तरीका एग्जाम में कि व्हाट इज द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन। ये सेक्शन तो इसमें पसंद आता है, आप कैपिटल गेन का कितना ही बड़ा क्वेश्चन कर लो, सिर्फ इसके स्टेप पर ध्यान देना शुरू कर दो। घर जाके होमवर्क करें, चाहे क्लास में टेस्ट दो, चाहे मेरे एग्जाम के अंदर, मेरा अभी भी ध्यान इस पर रहता है। मैं क्वेश्चन में पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग तलाश करता हूं, फिर ढूंढता हूं सेल कंडीशन कितनी है, कोआ कोई एक्सपेंस, कैपिटल एग्जेम्पशन वगैरह बाद में करना, लेकिन पहले ये स्टेप निकाल के रखना। यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ लास्ट देखिएगा, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सेल करने पर जो एसटीडी पता है आपको, एसटीडी क्यों लगाया गया था? जो सरकार ने एग्जेम्पशन दी थी इक्विटी शेयर वगैरह पर, उसके बदले में छोटा मोटा टैक्स लगाया था। सरकार ने कहा उसकी रिडक्शन नहीं देनी, उसके वहां नो रिडक्शन शैल बी अलाउड। एसटीडी जो भी पे कर दिया है, छोटा सा टैक्स है, उसकी रिडक्शन क्लेम कर लो तो बचेगा क्या हमारे पास। इट्स नॉट बी ऑफ रिडक्शन, सरकार ने मना कर दिया, एसटीडी की रिडक्शन नहीं देंगे यहां से, भले ही आपने सही पर चुना किया हो आपने यहां पर। नेक्स्ट सेक्शन 50C। 50C कौन सा सेक्शन? पापा या मम्मी? मम्मी सेक्शन। इस सेक्शन को हम बजाय लैंग्वेज के सीधा सीधा कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं, जरा सुनकर ध्यान से बताइएगा मुझे। इस मम्मी सेक्शन में बात यह है कि ये सिर्फ खास तरह की एसेट पर लगता है। किस एसेट पर? लैंड या बिल्डिंग या दोनों, इन पर लगता है सेक्शन वाला। क्यों इन पर लगता है? क्योंकि इनके केस में रजिस्ट्रार स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी अपनी स्टैम्प ड्यूटी को निकालने के लिए इनकी वैल्यू निकालता है, जो आपको सर्कल रेट भी बोलते हैं। सवाल यह आया, आपने अपनी सेल कंसेशन दिखाई 10 लाख रुपए, एग्जांपल को जवाब दो। आपने अपनी वैल्यू दिखाई 10 लाख रुपए, रजिस्ट्रार स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी कहता है 15 लाख रुपए, तो 3 लाख।
तो इनकम टैक्स में भी सेल कंसिडरेशन 10 या 15 लाख मान ली जाएगी। क्वेश्चन यहीं तक है, आगे कुछ नहीं कहता, सेल कंसिडरेशन 15 मान लीजिए। क्वेश्चन कहता है आपने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, फिर तो कोर्ट में जाकर बात होगी, जो कोर्ट कहेगा वही माननीय होगी। क्वेश्चन कहता है कोर्ट में केस फाइल नहीं किया, लेकिन आप इनकम टैक्स ऑफिसर के पास गए, जाकर कहने लगे सरकार भाई हो, उसने कहा बात तो सही है, उसने कहा मैं अपना केस वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भेज देता हूं। वैल्यूएशन ऑफिसर ने कहा आपकी वैल्यू 15 लाख नहीं, आपकी वैल्यू 25 लाख होनी चाहिए। तो कितनी मानी जाएगी? 10, 15 या 25? 15 मान ली जाएगी, वैल्यू चली 15। वैल्यूएशन ऑफिस ने कहा आपकी वैल्यू 30 लाख होनी चाहिए थी, तो वैल्यू कितनी मानी जाएगी वहां पर? 15 या 13? 13 मान ली जाएगी यहां पर इस सिचुएशन में। अब इसका मतलब हमने क्या कहा था? वैल्यू ऑफ एसवीए और वैल्यूएशन ऑफिसर विच एवर इज लेस। मम्मी सेक्शन इसलिए नाम दिया हमने कि मम्मी कभी ज्यादा थप्पड़ नहीं मारती, एक और भी लगेगा यहां पर। चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितनी कितनी कॉस्ट कैसे कैसे डिसाइड की जाएगी यहां पर? याद रखिएगा, इट मींस द अमाउंट व्हिच इज एसेट पेड और इनकर्ड। जो भी खर्चे आपने किए हैं एसेट को परचेज करने के लिए, वो सारे ऐड कर दीजिए। खास तौर पर ब्रोकरेज का ध्यान रखिएगा शेयर के केस में। शेयर के केस में परचेज की जितनी ब्रोकरेज है वो सारी कॉस्ट ऐड कर दी जाएगी, फिर इंडेक्सेशन करोगे। और अगर एफएमबी कंपेयर करनी है तो पहले कॉस्ट में ब्रोकरेज ऐड कीजिए, फिर एफएमबी से कंपेयर कीजिए। उसके बाद जितनी ब्रोकरेज वगैरह है वो कभी एफएमबी पे नहीं चार्ज की जाएंगी, वो कॉस्ट पे चार्ज की जाएंगी। कॉस्ट में ऐड की जाएंगी, फिर एफएमबी से कंपेयर किया जाएगा, फिर इंडेक्सेशन हो जाएगा। यहां पर अगला केस, 8 एसेट सेल्फ जनरेटेड। 8 एसेट के नाम जल्दी जल्दी से। पहला गुडविल ऑफ बिजनेस। देख, गुडविल ऑफ प्रोफेशन कहा गया, क्या वो टैक्सेबल होगा? जैसे नहीं, सरकार से गलती रहेगी, सब का फायदा उठा रहे हैं। अगली ऐसे कौन सी है? पेरेंटल राइट। आपने अपना अधिकार बेच दिया, तब वो सिचुएशन बात आ रही है। नंबर 3 उसके बाद रूट परमिट, बस चलाने का लाइसेंस है आपके पास। नंबर 4 लूम आवर्स, आपको चलके चलाने का लाइसेंस है आपके पास। नंबर 5 राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, फ्रेंचाइजी आपके पास है। 6, 7, 8 पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। क्वेश्चन कहेगा सेल्फ जनरेटेड थे तो इनकी कॉस्ट 0 लेकर चलेंगे। और अगर क्वेश्चन कहेगा आपने परचेज किए थे आपने, तो परचेज प्राइस लेकर चलेंगे। इन एसेट के लिए ध्यान रख के चलिएगा, इन एसेट के लिए अगर 141 से पहले एक्वायर्ड है तो एफएमबी नहीं ली जाती है, दैट इज नॉट टेकन। नोट डाउन दिस यहां पर। In relation to all these assets, ये होता कंबाइन करवा के लोगों को करंट लॉस से। In relation to all these 8 assets, FMB और 141, FMB on 141 is not permitted whether self-generated or purchased, whether self-generated or purchased. नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने प्रीवियस ओनर से परचेज की है, सेक्शन 47, जहां ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफर नहीं मानते, अगर आपने किसी प्रीवियस ओनर से एसेट परचेज की है, ए ने एसेट गिफ्ट कर दी बी को, बी ने आगे सेल कर दिया सी को, सबसे जरूरी बात, टैक्स किससे मांगोगे? ए से मांगेंगे या बी से मांगेंगे? बी से। असेसी कौन है, ए या बी? बी। ये असेसी वर्ड जरूरी हो जाता है इंडेक्सेशन के लिए और एडवांस रिपोर्टेड के लिए, क्योंकि वहां पर वर्ड बार बार असेसी कहा गया वहां पर। अब इस सिचुएशन में बी इज असेसी, बी इज एबल टू पे टैक्स, बी की सेल कंसिडरेशन, लेकिन पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से शुरू करेंगे? बी से या ए से? ए से। कॉस्ट कहां से लेकर चलेंगे? ए से। ए से कॉस्ट स्टार्ट होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कल को इंडेक्सेशन करनी पड़ेगी, तो किस ईयर से? ए के या बी से? बी के। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट मंजुला जय शाह के केस में क्या कहता है? ए से इंडेक्सेशन करके चलो, लेकिन एज पर सेटलमेंट लॉ आईसीआईसीआई
कहां से लेकर चलेंगे हम? करंट एसेट्स से लेकर चलेंगे यहां पर हम। इंडेक्सेशन का फॉर्मूला क्या कहता है, याद रखने वाली बात है। चेक कीजिए नेक्स्ट पॉइंट, इंडेक्सेशन। पहली बात, इंडेक्सेशन शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए है या सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म। पीरियड ऑफ होल्डिंग लिखना इसलिए बहुत जरूरी है, चाहे क्वेश्चन में दिख भी रहा हो तब भी लिख दीजिए पीरियड ऑफ होल्डिंग वहां पर आपका। पहली बात, कोआ को इंडेक्स कीजिएगा, कोआ को मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर के लिए जोर डालना चाहूंगा, चाहे वो इंश्योरेंस क्लेम का झमेला हो, चाहे वो कंपल्सरी एक्विजिशन, चाहे कन्वर्जन, उनमें ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी शिफ्ट हुई है, लेकिन ईयर ऑफ ट्रांसफर से ही मल्टीप्लाई करके चलना है। यानी कि ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन से, ईयर ऑफ कन्वर्जन से, ईयर ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई करना, लॉ कहते हैं ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय सीआई फॉर द ईयर इन व्हिच एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी। एसएससी प्रीवियस ओनर या करंट ओनर? करंट ओनर। एग्जाम में क्या मंजुला जी शाह का केस कोट करना है? यस, लिखना है उसके बारे में। क्या बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, हम अप्लाई भी नहीं कर रहे यहां पर हम। लेकिन अगर आपने ऐसे 1481 से पहले परचेज कर ली थी तो उससे पहले का इंडेक्स अवेलेबल नहीं है, तो इंडेक्स 81 से ही चलेगा आपका। इसी लॉ कहता है और इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 181 विच एवरेज लेटर। लेकिन सर ये कहता है सर कि 181 से पहले की जो कॉस्ट है उसको 141 तक तो खींच के लाओ पहले। 141 के बाद तो आपने इंडेक्स फिक्स कर दिया है, खींच के लाओगे यहां पर। 141 से अगर पहले 1.72 का एसेट खरीदी मैंने, तो 72 से लेकर 81 तक की इन्फ्लेशन का क्या होगा? सरकार ने कहा उसके लिए हम क्या करके चलेंगे, एक्चुअली देख कर चलेंगे यहां पर हम। चलिए आइए अगले पेज पर, दूसरे पेज पर एफएनबी के लिए पॉइंट नंबर 5। एफएनबी की ऑप्शन क्या कहती है? एफएनबी क्यों ली जा रही है 141 को? सिर्फ इसलिए ली जा रही है कि 81 से पहले का इंडेक्स नोटिफाइड नहीं था और 81 से पहले की इन्फ्लेशन को सरकार कुछ कवर अप करना चाहती है। यहां पर सरकार ने कहा उसी एसेट की एफएनबी देख लीजिए। सबसे बड़ी गलतियां जब बात करते हैं, कभी भी एफएनबी नहीं देखोगे अगर 141 है उसके बाद एसेट परचेज करोगे। क्वेश्चन कहते हैं सिर्फ 1495 भूल जाओ सब एफएनबी वाली बात। कोई दुनिया की ताकत नहीं एफएनबी दिलवा सकती है आपको। एसेट खरीदी गई 141 को, क्या करोगे? 141 को एसेट खरीदी गई, क्या एफएनबी लेने की ऑप्शन यस और नो? नो। इवन 141 को खरीदोगे तब भी ऑप्शन नहीं है, वहां से इंडेक्स आ गया। अगर एसेट खरीदी 1.8080 को, क्या तब ले सकते हैं हम? यस, तब ले सकते हैं। तब उस टाइम पे आप कंपेयर कीजिएगा जो लेना चाहें, आपकी मर्जी है। जनरली प्रिंसिपल आता है विच एवर इज हायर। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि आप जो एफएनबी देखोगे वो ओरिजिनल एसेट की देखोगे या इंप्रूवमेंट की देखोगे या दोनों की मिलाकर देखोगे? दोनों की मिलाकर 141 का एफएनबी देखनी है आपको। अब आपने एफएनबी देख ली दोनों को मिलाकर, तो क्या दोबारा से कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को लेस कर पाओगे? नो। सरकार ने कहा कि साहब आपकी एफएनबी में सारी चीजें आ जाती हैं तो हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इग्नोर कर देंगे। 141 से पहले की इंप्रूवमेंट चाहे एसेट्स में की हो या प्रीवियस ओनर की हो, लेकिन इग्नोर करेंगे मतलब पूरा इग्नोर कर देंगे उसको। अब भले ही आप कॉस्ट पर आ जाओ तो ध्यान दीजिएगा, अगर 141 से पहले की इंप्रूवमेंट उसको डिलीट कर दो, उसको क्या करोगे? मिस से नाबूद कर दो क्वेश्चन से, और कॉस्ट को कंपेयर करोगे एफएनबी से, जो एफएनबी टोटल है आपकी वहां पर। चलिए अब इससे हमारे सामने कॉन्सेप्ट आते हैं कुछ और। यहां पर अगले पेज पर देखिएगा, इंडेक्स एडवांस मनी फोरफिटेड। अच्छा, इंप्रूवमेंट के लिए एक और बात, क्या ऐसा हो सकता है कि इंप्रूवमेंट हमने 1 साल पहले की हो फिर भी उसको इंडेक्स करना पड़ता है? इज इट पॉसिबल? यस। इंप्रूवमेंट को कभी अलग से ही देखा जाता कि वो लॉन्ग है शॉर्ट है। अगर एसेट लॉन्ग टर्म है तो इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म है। क्या ऐसा हो सकता है कि इक्वली भी इक्वल टू कोई? इज इट पॉसिबल? यस। आपने जिस साल में एसेट सेल की उसी साल में इंप्रूवमेंट की थी, लेकिन एसेट 3 साल से ज्यादा पुरानी है, तो वो उसको इंडेक्स कर रहे हैं आपको, वो सेम अमाउंट आ जाएगा आपके सामने यहां पर। चलिए, एडवांस मनी फोरफिटेड सेक्शन कौन सा एडवांस मनी फोरफिटेड का? यहां पर सेक्शन 59 एडवांस मनी फोरफिटेड। सबसे पहली बात, अगर प्रीवियस ओनर ने फोरफिट कर लिया तो क्या वो कहीं से लेस होगा? नो। एडवांस मनी फोरफिटेड कॉस्ट में से लेस होगा जब एसेट सेल करेंगे, लेकिन लॉ ने गलती से लिख दिया फोरफिटेड बाय एसेट। प्रीवियस ओनर ने फोरफिट किया, कुछ नहीं करेंगे यहां पर हम। एक बात। दूसरी बात, पहले इंडेक्सेशन करोगे या पहले कॉस्ट में से लेस करेंगे?
पहले कॉस्ट में से लेस करोगे, फिर उसका इंडेक्सेशन करेंगे। उसके बाद यहां पर हम क्या ऐसा हो सकता है कि AMF कॉस्ट से ज्यादा आ जाए? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज क्वाइट पॉसिबल। उस केस में जो एक्सेस नेगेटिव अमाउंट बचेगा, क्या वो कहीं टैक्सेबल होगा? नो, वो कहीं भी टैक्सेबल। लॉ कहता है 51 में ही तरीका है, कॉस्ट कैन नेवर बी नेगेटिव। जो एक्सेस अमाउंट आ गया वो कहीं भी हम टैक्सेबल नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं, शेयरों पर आते हैं। देखिए शेयर लोगों जरा शेयरों पर, शेयर, शेयरों के लिए देखिएगा ध्यान से पॉइंट अपना। शेयर कितने प्रकार के होते हैं? नाना प्रकार के होते हैं। एक होता है असली शेयर, जैसे आपके मास्टर जी। शेयर जो है इस सिचुएशन में यहां पर, चलिए साहब, शेयर असली शेयर कितने रुपए का आता है? बताओ तो कितना घर का आता है? शेयर साहब, शेयर मार्केट में जितने का भी आता हो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट चेक की जाएगी वहां पर। उसके अंदर ब्रोकरेज ऐड करना मत भूलिएगा, एसटीटी भी ऐड करना मत भूलिएगा। परचेज पर जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है, दोनों पर पेड होता है। सेल का कुछ नहीं करते हम, परचेज ऐड करते रहते हैं। ध्यान सुनना मेरी बात। अब इस सिचुएशन में शेयर्स के साथ तो बोनस शेयर मिल गए, बोनस शेयर की कॉस्ट कितनी मिल जाएगी वहां पर? 0। लेकिन अगर बोनस शेयर 1481 के बाद मिले हैं तब उस सिचुएशन में कॉस्ट 0 रहेगी। लेकिन अगर 1481 से पहले नहीं मिले हैं तो फिर मिल रहेगी। लेकिन अगर किसी को बोनस शेयर 1481 से पहले मिल गए, क्या तब उस सिचुएशन उसकी एफएमडी ले सकते हैं क्या हम? यस, ले सकते हैं। लॉ ने कहा एक्चुअल कॉस्ट सेल है और एफएमडी कहता है एक्चुअल कॉस्ट और एफएमडी जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। आप लॉ में एरर है क्योंकि बोनस शेयर उस 8 में कवर्ड अप नहीं है इस सिचुएशन में। हाँ जी, दे आर नॉट कवर्ड बाय 8 इस सिचुएशन में। सवाल ये अपने सामने यहां पर, अब देखो उसके बाद राइट शेयर्स, 3 पॉइंट राइट शेयर्स के सामने यहां पर मुद्दा है, आप अपने सामने चेक कीजिए जरा। हाँ जी, राइट शेयर्स, कंपनी ने आपको ऑफर किया कि अधिकार खरीदिए उनके साथ, मार्केट प्राइस चल रहा 100 रुपए का, आप चाहें तो 70 रुपए के भाव में उनसे शेयर खरीद सकते हो 70 रुपीज के हिसाब से। आपने शेयर खरीद लिए तो उन शेयर की कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 100 या 70? आपने वो अधिकार किसी को बेच दिया, वो अधिकार बेच दिया आपने 20 रुपए में, कहा मैं नहीं खरीदता, 20 में बेच दिया। तो वो जो अधिकार बेचा है उसकी सेल कंसेशन तो 20 रुपए आ जाएगी, उसकी कॉस्ट कितनी बचेगी? 0। चिट्ठी फ्री में आएगी लेकर। जिस आदमी ने आपसे चिट्ठी खरीद ली 20 रुपए देकर, कल को वो जो शेयर बेचेगा उस शेयर की कॉस्ट कितनी बढ़ेगी बोलेगा? 70 या 90? प्राइस पेड टू द कंपनी 70, प्राइस पेड टू द सेलर 20। उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई वहां पर? 90 रुपीज, टोटल 90 रुपीज। उस आदमी के लिए शेयर चलेंगे जहां से फ्रॉम द रेट ऑफ अलॉटमेंट। आगे बढ़िए इसके बाद ईसो, एम्प्लॉइज को नहाने की साबुन दी जाती है। हाँ, जिसका कॉन्सेप्ट सैलरी से जुड़ा हुआ है। मार्केट प्राइस शेयर का चल रहा है 100 रुपए, एम्प्लॉय को खुश होकर स्टॉक ऑप्शन प्लान दे दिया, 100 रुपए का शेयर 60 रुपए में कंपनी ने लॉट कर दिया। ये जो 40 रुपए का फायदा हुआ है, 40 रुपीज बेनिफिट, ये कहां पर जाएगा? सैलरी हेड के अंदर। 100 रुपए का शेयर 60 रुपए में एम्प्लॉयर ने दिया है, तो 40 रुपए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में लेके आए हैं सैलरी हेड में। कल को ये 100 रुपए का शेयर उसने जो बैंक में बेच दिया 10 रुपए में, तो कैपिटल में कितना जाएगा? 50 या 10? क्यों? 40 तो ऑलरेडी सैलरी में टैक्स कर चुके हैं। तो उसके लिए आपको कॉस्ट कितनी माननी पड़ेगी? एफएनडी, दैट वाज 100 रुपीज, करेक्ट। आगे चलिए, डिमर्जर एंड रिजल्टिंग कंपनी। डिमर्जर में क्या होता है? क्या कंपनी अपने आप में दो कंपनियां मर्ज होती हैं या कंपनी ब्रेक करती है अपने आप को? ब्रेक करती है। एक ही बिजनेस को डिवाइड किया जाता है, तो शेयर होल्डर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकम नहीं करता। उसने जिस कंपनी के शेयर खरीदे थे, शेयर को स्प्लिट कर दिया जाता है किस्म से, शेयर्स आर डिवाइडेड, डिमर्ज कंपनी। अब होगा क्या? हम ये देखेंगे, आपने डिमर्ज कंपनी में जो शेयर खरीदे थे, आपका उसमें कितना हिस्सा था। बस पहला पॉइंट ध्यान से डालना है, एग्जांपल से ध्यान से सुनना। साथ कंपनी आपकी डी लिमिटेड, उसकी टोटल नेटवर्थ 50,000 रुपए, 50,000, यानी कि सभी शेयर होल्डर ने 50,000 डालते हैं। मैं शेयर होल्डर हूं,
जिसने इस कंपनी के शेयर 10,000 में खरीदे थे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाज 10,000 रुपीज, 50,000 टोटल नेटवर्क एंड मैंने शेयर खरीदे थे 10,000 रुपए के 10,000 रुपीज से। तो मेरा शेयर कितना है कंपनी के अंदर? 1/5, नेटवर्क 50, मैंने शेयर 10 के खरीदे, 1/5 से आ गया। इस कंपनी ने कुछ एसेट को डिवाइड करके नया बिजनेस खोल दिया और जो एसेट डिवाइड की वो 20,000 में डिवाइड करी। 20,000 की शेयर एसेट डिवाइड करके नई कंपनी खोल दी, उसके शेयर मुझे मिल जाएंगे वहां पर। तो उस 20,000 में मेरा हिस्सा कितना था बोलेगा? 4,000 रुपीज हिस्सा था मेरा उसके अंदर, क्योंकि कंपनी मेरा 1/5 था तो 20,000 1/5 हिस्सा हुआ। उस 4,000 के बदले में मुझे नई कंपनी के शेयर मिल रहे हैं। तो ये 4,000 किसकी कॉस्ट आ गई? डिमर्ज कंपनी की, रिजल्टिंग कंपनी की? रिजल्टिंग कंपनी की। लेकिन क्या डिमर्ज कंपनी की कॉस्ट उतनी रहेगी 10,000? ना, डिमर्ज कंपनी की कॉस्ट 10,000 माइनस 4,000, कितना बचेगा? 6,000। की पॉइंट, रिजल्टिंग कंपनी के शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग भी स्टार्टिंग से देखकर चलना डिमर्ज कंपनी से, क्योंकि जहां से कॉस्ट वहीं से पीरियड। चलिए आगे देखते हैं। बायबैक ऑफ शेयर, छोटा सा पॉइंट है बायबैक ऑफ शेयर। उसके केस के अंदर जितना आपको पैसा मिला उतनी सेल कंसीडरेशन है। हाँ, जिस सिचुएशन में कंपनी का पैसा देगी दैट विल बिकम योर सेल कंसीडरेशन। सिंपल पॉइंट है, खास बात नहीं है। डीमैट, डीमैटेरियलाइजेशन, स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग। जब शेयर बेचोगे तो पता नहीं चलता कौन से वाले बेच रहा हूं, मेरे पास फिजिकली तो पड़े नहीं हुए, मेरे पास शेयर के बैंक पे पड़े हुए हैं। तो क्या मान के चलेंगे हम? किस रेट का बेचे आप यहाँ पर? लीको नहीं लगेगा, क्या लगेगा? लीको, जो सबसे आखिरी में खरीदे हैं, जो सबसे पहले बिकेंगे। ये कहना अनुचित होगा, उचित क्या होगा? जो सबसे पहले खरीदे हैं वो सबसे पहले बिकेंगे। ये हमें जरूरी है पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए भी और कॉस्ट के लिए भी। अगला सेक्शन 1038, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर। कई जरूरी कंडीशन है। माफ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर का। इक्विटी शेयर किस कंपनी के? पब्लिक या प्राइवेट या दोनों? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के। क्यों? प्राइवेट कंपनी के शेयर से भी लिस्टेड नहीं होते हैं। पब्लिक कंपनी के शेयर वो भी जो लिस्टेड है और उसके साथ साथ इस पर एसटीडी पेड हो। एक नीचे केस तो दिया हुआ है कि जहां पर कंपनी ने शेयर इशू किया, आपस में सब काम हो गया, एसटीडी पेड नहीं था, तो क्या एग्जेम्पशन मिलेगी? जैसे नहीं। जब तक एसटीडी पे नहीं करोगे, लिस्टेड नहीं है, इक्विटी शेयर नहीं है, तब तक नहीं। यहां पर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स भी क्वालिफाइड हैं, लेकिन वो फंड इक्विटी ओरिएंटेड होना चाहिए। इक्विटी ओरिएंटेड कब बनेगा? जब 65% से ज्यादा पैसा उसका कहां पर होगा? इक्विटी शेयर से होगा। सेम पॉइंट चेक कीजिए 111A। 111A म्यूचुअलिटीज कीजिए। जो शर्तें मेरी पढ़ी है 1038 के अंदर, वही शर्तें हैं। सिर्फ एक बात का फर्क है कि अब की बार लॉन्ग की वजह क्या है यहाँ पर? टैक्स रेट कितना रहेगा यहाँ पर? 15%। ध्यान रखिएगा चैप्टर 6A में रिडक्शन मिलती है, इससे उठाकर बाहर कर देंगे इसको। कुछ नोट्स हैं, ध्यान रखना। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, क्या आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हो? यस। क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से? यस। क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से? यस। क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से? नो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम एनीथिंग। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सरकार कहती है इसको असाइड रखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, सिर्फ और सिर्फ वही से कर चलेगा। चलिए स्लम से कौन सा एग्जाम्पल याद है? आलू, टमाटर, प्याज। जब स्लम सेल कहते हैं जब हर एक एसेट का भाव अलग अलग नहीं रखते आप, सभी एसेट्स को इकट्ठा मिलाकर बेच देते हो आप, देन व्हाट इज कॉल्ड स्लम सेल। स्लम सेल में कुछ एसेट लॉन्ग है, कुछ शॉर्ट है। सरकार कहती है जब पहली एसेट खरीदी थी आपने, जब अंडरटेकिंग स्टार्ट की थी आपने, वहीं से पीरियड काउंट कर लो अपना। हर एसेट का अलग अलग पीरियड मत देखो, सारा का सारा कैपिटल गेन या तो लॉन्ग या तो शॉर्ट।
लेकिन क्विड प्रो क्यों लगाइए? अगर लॉन्ग टर्म आ गया तो एक बेनिफिट वापस मिलेंगे आपसे, हम इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। दो केसेस ऐसे जहां पर लॉन्ग टर्म होने के बावजूद इंडेक्सेशन नहीं करते, एक तो बॉन्ड डिबेंचर नॉन गवर्नमेंट के, क्योंकि वहां पर रेट ऑफ टैक्स सिर्फ 10% है, वहां इंडेक्सेशन नहीं करनी, और एक यहां इंडेक्सेशन नहीं करनी आपको। अब इस सिचुएशन के अंदर जब हम स्लम सेल कैटेगरी निकालेंगे तो नॉर्मली 48 ने कहा था सेल कंसेशन लेस कोआ कोई लेस एक्सपेंसेस, हर जगह मेथड नहीं चलेगा, लेकिन कोआ कोई इंडिविजुअल एसेट की ना देकर हम पूरे बिजनेस की कोआ कोई देखेंगे। पूरे बिजनेस की कोआ कोई, बिजनेस में कितना पैसा डाला मैंने, मेरी एसेट्स है 50, एग्जांपल सुनो, मेरी एसेट्स है 50 लाख रुपए की, आउटसाइडर से मैंने 20 लाख रुपए ले रखे हैं, 50 लाख रुपए टोटल एसेट है, 20 लाख आउटसाइडर से ले रखे हैं, तो मैंने अपने कितने पैसे डाल रखे हैं? 30 लाख रुपए। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, दिस इज नेट वर्थ, दिस इज व्हाट हैज फ्लोन आउट ऑफ माय ओन पॉकेट। 30 लाख रुपए मेरी जेब से गया, कोआ को ये चीज होती है आपने कितना पैसे डाल रखा है। तो सरकार कहती है सेल कंसेशन माइनस दिस नेट वर्थ, एक्सपेंस में लेस करने में कोई भी एसेट का रिवैल्यूएशन इनकम टैक्स ही मानता, इनकम टैक्स देता फिर तो सारे रिलेट करके बहुत गड़बड़ कर देते, सीधा सीधा नॉर्मल लेकर चलेंगे स्लम से। चलिए इस सेक्शन में क्या लगे हुए हैं यहाँ पर? 4 चांद, क्योंकि आपको किसकी रिपोर्ट की जरूरत है? इसकी। अब आगे 3 एक्सेप्शन आते हैं, वो वाले जहां पर कि ट्रांसफर वाले ईयर में टैक्सेबल ना करके हम कब टैक्सेबल करेंगे? हम जब जिस साल में पैसा हमें मिलेगा। दोस्तों थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, बीच में एक बात को और ध्यान रखते चलो, इस टाइम की रिवीजन आपके अपने कम से कम 1 दिन की बात है। स्टे अलर्ट, माइंड को रिफ्रेश करो, F5 प्रेस करके फटाफट से अपने आप करे बैठोगे 10-10 घंटे, उस टाइम पर हिम्मत ना थोड़े साथ साथ कम ऑन स्टार्ट, और जोर से मेरे साथ जितना बोलोगे उतना अलर्ट रहोगे। माइंड और समझ के स्पीड ठीक है, स्लो बात तो नहीं कुछ बिल माइंड में जानी बातें दोबारा पाना पॉसिबल नहीं। इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सेक्शन 45 और सेक्शन 1 कैपिटल ए। सबसे पहली बात, इंश्योरेंस क्लेम किस ईयर में टैक्सेबल करोगे? जिस ईयर में ऐसे डिस्पोज हुई या जिस ईयर पैसा मिलेगा? पैसा मिलेगा। इंडेक्सेशन जब पैसा मिलेगा या डिस्ट्रक्शन? डिस्ट्रक्शन। पीरियड ऑफ होल्डिंग पैसा मिलेगा या डिस्ट्रक्शन? डिस्ट्रक्शन। अगले पेज पर 45 घर से अपनी ज्वेलरी आप शोरूम में लेकर आया, इसी को ट्रांसफर मान लेंगे, लेकिन इस पर टैक्स पे कब करना पड़ेगा आपको? जब स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा। सरकार कहती है तो आया नहीं होगा, लेकिन पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक का? सेल तक का, कन्वर्जन तक का? कन्वर्जन तक का। इंडेक्सेशन सेल किया, कन्वर्जन की? कन्वर्जन तक की लेकर चलेंगे। जिस ईयर में सेल करोगे उस ईयर में 2 गेन आएंगे, एक कैपिटल गेन तक का और दूसरा पीजीबी तक का। फेयर मार्केट वैल्यू जो हम कन्वर्जन है उसको सेल कंसेशन मान के कैपिटल गेन का। तीसरा 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन। ओरिजिनल कंपनसेशन किस साल में टैक्सेबल होगा? जब एसेट एक्वायर हुई थी या पैसा मिला था? पैसा मिला था। ओरिजिनल कंपनसेशन में जिस साल में जितना जितना मिलेगा उस साल में उतना उतना, या जिस साल में जरा से मिल गया उस साल में सारा? जिस साल में जरा से मिल गया उस साल में सारा। एडिशनल कंपनसेशन जिस साल में जितना जितना मिलेगा उस साल में उतना। एडिशनल कंपनसेशन में कोआ कोई लेस नहीं करनी है, हो चुकी है, लेकिन काले कोट के खर्चे हैं वो लेस हो सकते हैं आपके, ये कैसे करते हैं। जो गेन की नेचर है लॉन्ग या शॉर्ट वो वही रहेगी जो ओरिजिनल की थी। पीरियड ऑफ होल्डिंग वही एक्विजिशन तक था, इंडेक्सेशन एक्विजिशन तक थी। यहाँ पर चलिए 3 एक्सेप्शन कि इनकम उस ईयर में टैक्सेबल नहीं होती जिस ईयर में ट्रांसफर किया, जब पैसा मिल रहा उस ईयर में टैक्सेबल कर रहे हैं। 2 सेक्शन, बाय पार्टनर टू फर्म, बाय फर्म टू पार्टनर। 45(3), 45(4) हमारा छोटा सा एक टोटका बना रखा हमने इसका ABD है। क्या मतलब? एडमिशन पर बुक वैल्यू और डिस्ट्रीब्यूशन पर शेयर मार्केट वैल्यू लेकर चले यहाँ पर। चलिए देखो स्पीड कैसे बढ़ती है काम करने के टाइम पर। 55A रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर। बहुत बार आपको सेल कंसिडरेशन एफएमई निकालनी पड़ती है, जैसे 45 सबसेक्शन 4 पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, डिसोल्यूशन पर एफएमई इज द सेल कंसिडरेशन।
एफएनबी होगी तो 50 लाख, फर्म दिखाना चाहेगी 30, जिससे उसका कैपिटल बच सके। इनकम टैक्स ऑफिसर को शक हो जाता है कि आपने फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख थी, 30 लाख दिखाई, वो अपने वैल्यूएशन ऑफिसर के पास केस भेज सकता है। सरकार ने लेकिन कुछ पैरामीटर डिसाइड किए कि कब इनकम टैक्स ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भेज सकता है। उन पैरामीटर्स को देखें हम ध्यान से। पहला केस, अगर तो आपने जो वैल्यू निकलवाई है ये किसी प्राइवेट रजिस्टर्ड वैल्यू से निकलवाई है और ऑफिसर को जरा सा भी शक हो गया तो तुरंत केस निकला। ये सिर्फ आपको याद है, बहुत विश्वास होता है। फिर इसके बाद दूसरी बात, अगर आपका अपने एस्टीमेट है तो सरकार कहती है हम थोड़ा बहुत मार्जिन अलाउ कर रहे हैं। कितना मार्जिन अलाउ? या तो 25,000, इससे ज्यादा हो गया तो केस आगे भेज दूंगा। इसका 25,000 डिफरेंस ना हो और ना ही डिफरेंस कितने ज्यादा का हो, 15% का। 1 लाख की एसेट आपने दिखाई, ऑफिसर को लगता है कि 1,16,000 की है, 15% से ऊपर हो गया, आगे भेजेगा। आपकी एसेट 20 लाख की है, आप मतलब आपने दिखाई 20 लाख की, ऑफिसर लगता है 21 लाख की होनी चाहिए, हालांकि 3% ज्यादा डिफरेंस ही है, लेकिन 25 काउंट ज्यादा का है, 30 आगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर में 1037 एग्जेम्पशन है, लेकिन एग्जेम्पशन सिर्फ तब है जब सरकार ने इसे कंपल्सरी एक्वायर कर लिया हो। अगर आपने खुद सेल किया हो एग्रीकल्चर में तो एग्जेम्पशन नहीं है। आज सरकार जमीन हथिया गई, कंडीशन आपने 2 साल यूज किया हो, सरकार ने कंपल्सरी एक्विजिशन दिया आपको, फुली एग्जेम्प्ट विदाउट कंडीशन। गुड़गांव वाले केस बताया गया था, इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। नेक्स्ट, सेक्शन 247 ट्रांसफर, थ्योरेटिकल सेक्शन। क्या क्या चाहिए फटाफट तो। पहला सेल मतलब कैश मिलेगा, एक्सचेंज मतलब बदले में कुछ टाइम चीज मिलेगी, जैसे कि कन्वर्टिबल डिवेंचर। आपके पास डिवेंचर गए, शेयर आ गए, अब यहां से सुनो, आप लोग कहोगे चलो तो माफ कर रखा है, लॉ पढ़ना सीखो। 247 क्रिएट करता है चार्जेबिलिटी, तो मैं किस किस चीज पर टैक्स, बड़ा एक वाइड एरिया बना दिया 247 में। 47 में उन्हीं में से कुछ ट्रांजेक्शन को पिक करके बाहर निकाल दिया। तो ये मत कहना सर 247 में कवर्ड था, हाँ कवर्ड था, तभी तो 47 बाहर निकाला गया। पहले उस पर चार्जेबिलिटी क्रिएट कर दी गई, फिर उसमें से एग्जेम्पशन ले ली गई। एक्सचेंज वही चीज है लेकिन उसको बाहर निकाल के वहां से आगे देखिए। उसके बाद रिलिंक्विशमेंट, ये हमने क्या कहा, जैसे आपका राइट ऑफर सील किया। अगला एक्सटिंग्विशमेंट आपके सामने, फॉरफीचर ऑफ शेयर, की पॉइंट, आपके शेयर फॉरफिट हो गए। कंपल्सरी एक्विजिशन, सरकार ने क्या लिया, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट, घर से ज्वेलरी शोरूम में ले आए। अब ये 2 पॉइंट बिल्कुल हॉस्पिटल जैसे पावर अटॉर्नी पे बेचते हो या फिर सोसाइटी की के फ्लैट बेचते हो, सब कैटेगरी में आएगा। सेक्शन 47 247 से जुड़ा हुआ है कौन सा सेक्शन 47 का, ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। पहली 11 ट्रांजैक्शन वो हैं जहां पर कैश नहीं आया, फटाफट चलना है 11 ट्रांजैक्शन पे। सबसे पहला कौन सा निकल कर आया, ये। अगला पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, तीसरा होल्डिंग टू सब्सिडरी या सब्सिडरी टू होल्डिंग, ये ब्रांच को माना जाता है सिचुएशन किताब में देख कर। 3 और 4, 5 पॉइंट इसके बाद। पांचवा, एमलगमेशन में, एमलगमेटिंग कंपनी एमलगमेटेड को दे रही है। एमलगमेटिंग कौन सी होती है, ट्रांसफरर या ट्रांसफरी। एमलगमेटिंग फरर या फरी, फरर होती है जिसके पास से गई है एसेट और फरी होती है जिसके पास आई है एसेट। एमलगमेटिंग कौन सी होती है, फरर या फरी। फरर किससे सिखाई मेरी बातें, आगे बढ़ो। उसके बाद हाँ जी, शेयर जो है हमने कहा सत्यम के शेयर चले गए, एमलगमेशन हो गया, महिंद्रा के आ गए आपके पास। महिंद्रा के जब बेचोगे तो कॉस्ट किसकी देखकर चलोगे, सत्यम की। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से देखकर चलोगे, सत्यम की। उसके बाद हमने कहा कन्वर्ट कर लो फर्म को कंपनी में, नॉट टैक्सेबल। अगले पेज पर देखो, स्मॉल प्राइवेट कंपनीज को कन्वर्ट कर एलएलपीज में, नॉट टैक्सेबल। अगला पॉइंट आज सिखाया एबीसी को हम कन्वर्ट करेंगे प्राइवेट लिमिटेड में, नॉट टैक्सेबल। 10 पॉइंट कंपनी को ब्रेक कर रहे हो, डिमर्ज कर रहे हो, नॉट टैक्सेबल। अगला पॉइंट कन्वर्टिबल डिवेंचर, एक खास बात ध्यान रखने वाली,
मेरे पास कंपनी के डिवेंचर खरीदे थे 1 जनवरी को मैंने, ध्यान सुनना, क्यों ध्यान से, 1 जनवरी को मैंने कन्वर्टिबल एक डिवेंचर परचेज किए थे 1 जनवरी 11 को, कन्वर्ट होकर मुझे मिल गया 1 जुलाई 11 को, मैंने शेयर्स बेच दिए उसके बाद 1 फरवरी 12 को। कॉस्ट तो वही देखकर चलूंगा जो पिछले डिवेंचर की थी, लेकिन लॉ में गड़बड़ है, पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 जनवरी से ना देखकर 1 जुलाई से देखेंगे जब हमें कन्वर्टेड एसेट मिली। हमारा सिद्धांत था जहां से कॉस्ट वहीं से पीरियड का एक एक्सेप्शन, कॉस्ट तो ओरिजिनल डिवेंचर की, लेकिन पीरियड ऑफ होल्डिंग जहां से आपको नई चीज मिलती, गड़बड़ है, कोई बात नहीं। अगले 4 पॉइंट, कैश आ गया, फिर भी सरकार टैक्स माफ कर दे, कुछ प्रमोशन कर रही है। पहला पॉइंट, इंडिया के बाहर शेयर बिक रहे हैं इंडियन कंपनी से, कहती सरकार प्रमोट कर दिया, बाजाएं दो बाहर शेयर। अगला पॉइंट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिस्टिक चीजें हैं, आए दो सरकार के पास, बड़ी अच्छी बात है, पब्लिक प्रॉपर्टी बनेगी, टीपू सुल्तान की तलवार। अगला पॉइंट, उसके बाद एबीसीएल, सिख कंपनी सिर्फ लैंड सेल करेंगे तो एग्जेम्पशन दे रहे हैं। आखिरी पॉइंट, आपके जगह पे से बात करनी होगी, रिवर्स मोर्गेज, आप बैंक को देते हो एसेट नॉट टैक्सेबल, 47 के ट्रांजैक्शन। आखिरी चीज अपने पास चार्ट, मेरे पास 40 बन रहे हैं साइन पर, अगर हम मन लगा के ध्यान से काम करें, यूज करें तो टाइम हमेशा बहुत होता है। जिंदगी में चीज मत दिया करो, मेरे पास टाइम नहीं है, हमारी कंसंट्रेशन नहीं होती इस टाइम पर। आई थिंक स्लो स्पीड पे गाइड कर रहा हूं इस टाइम पर मैं, जो आप रोज शिकायत करते हो टाइम नहीं है, ये सोचो टाइम वेस्ट कितना करते हो। इस टाइम से मैं मार्केट का आपको रिवाइज कर रहा हूं ध्यान से, नेवर गिव दिस एक्सक्यूज के टाइम नहीं मेरे पास, बहुत टाइम है आपके पास सब चीजों के लिए, वेस्ट करना बंद करो। पेज पर आइए, इस पर जरा कैपिटल गेन के चार्ट पर, इस टाइम पर चार्ट बिना देखे बोलना है, इस टाइम पर चार्ट को बिना देखे सभी सोचेंगे ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन कौन सा, बॉयज एंड गर्ल्स, 54 में क्या चीज बेची है, रेजिडेंशियल हाउस, क्या चीज खरीदी है, रेजिडेंशियल हाउस, किस एसेट अवेलेबल है, इंडिविजुअल एंड, जो चीज बेची है वो क्या चीज होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्या अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कैपिटल गेन, कितने टाइम में इन्वेस्ट करना है, बाया हाथ आगे, 1 साल पहले या 2 साल बाद या 3 साल बाद। लेकिन एक कंडीशन याद रखिएगा इन सारी बातों में कि आपको जो करना है सिर्फ और सिर्फ रिटर्न की ड्यू डेट तक, ड्यू डेट तक या तो खरीद लो या इन्वेस्ट कर दो या सीजी में जमा करा दो, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर लास्ट एसेट कितने साल तक रखनी है आपको, 3 ईयर, 3 साल अगर बेच दिया तो नई एसेट का कैपिटल तो निकलेगा ही, वो निकालते समय पुराना कैपिटल एग्जाम किया था वो कहां से रख करेंगे, कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट। याद रखिए अगला सेक्शन 54 बी, क्या चीज बेची आपने, एग्रीकल्चर, कौन सी, अर्बन या रूरल या दोनों, क्या कहां लिखा है अर्बन, टेक्निकल में रूरल एग्रीकल्चर कैपिटल एसेट नहीं है इसलिए इतना लिखा तो ठीक है। सवाल ये है सिचुएशन में कि रूरल एग्रीकल्चर कैपिटल एसेट होती ही नहीं है, क्या खरीदना आपको, एग्रीकल्चर लैंड, कौन सी, अर्बन या रूरल या दोनों। चलिए साहब एग्जेम्पशन अवेलेबल होगी अपने सामने, 2 साल बाद बेचना है आपको, मतलब ये एसेट शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, इसीलिए हम कहते हैं बाद में जाकर कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जरूरी है, लॉन्ग टर्म सारे माफ है, कुछ यहाँ पर शॉर्ट टर्म भी माफ है। 2 साल किसके देखोगे, अपने या पेरेंट्स या दोनों के, तो ग्रैंड पेरेंट्स, बड़े पापा छोटे पापा आएंगे यहाँ पर, नो बड़े पापा नो छोटे पापा, ओनली पापा प्लस दोनों का यूज देखना है, ओनरशिप से फर्क नहीं पड़ता हमें, यूज देखिए, यूज शुड बी ऑफ 2 इयर्स और मोर। उसके बाद कितने साल में इन्वेस्ट करना है, 2 साल बाद या 3 साल में धब्बा मिल जाना, नई लैंड की जांच कराना, साइंटिफिक इन्वेंशन कराना, सिर्फ क्या यहाँ पर 2 ईयर। क्या सीजीएसई में एप्लीकेबल है बॉयज, यस, हाँ जी। उसके बाद कितने साल का लॉकिंग पीरियड है, 3 ईयर। लॉकिंग पीरियड तो हर एक में 3 साल का है, चाहे आप 2 साल बाद बेचो चाहे 6 में, कुछ भी बेचो यहाँ पर आप। नेक्स्ट 54D, LBIU ऑन सीए, क्या हुआ ये, लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन, खरीदनी भी आपकी वो लैंड बिल्डिंग है आपको। एसएससी कौन है, ऑल फैक्ट्री को यूज कर सकता है,
कितने टाइम बाद? 2 साल बाद। हाँ जी, उसके बाद पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 साल। सीरीज में एप्लीकेबल है ये। उसके बाद लॉकिंग पीरियड 3 साल को 54 अगला सेक्शन ईसी। विक्की कितने दिन में नहाए? 6 दिन नहाए। तो क्या उसको बैंक पे जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। कोई सीजीए नहीं है, कोई रिटर्न पीरियड नहीं है, 6 महीने का पीरियड है आपका यहाँ पर। एसएससी हर एक हो सकता है वहां पर। 1 साल में मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट? 50 लाख एक फाइनेंशियल में। तो 2 फाइनेंशियल पीरियड पड़ेगा तो क्या 1 करोड़ कर सकते हैं? ये हालांकि कंट्रोवर्शियल थोड़ा बहुत यहाँ पर। कल को अगर आपने 3 साल के अंदर एक और काम करना, आपको लोन नहीं लेना, आपको लोन इज नॉट टू बी टेकन। इस सिचुएशन के अंदर 3 साल में ना तो बेचना है ना लोन लेना है। अगर आपने लोन ले लिया या बेच दिया टैक्सेबल कर देंगे, लेकिन अब की बार टैक्सेबल करने का तरीका अलग है। अब की बार कॉस्ट में से लेस ही करेंगे, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म से। 54F क्या बेचा आपने? एनी एसेट अदर देन रेजिडेंस। क्या खरीदा? 54, 50 सबके अंदर एक ही खरीदना है। उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का जो परमिटेड है। इन्वेस्ट क्या करना है? कैपिटल नेट कंसीडरेशन, प्रोपोर्शनेट नेट कंसीडरेशन। इक्वेशन क्या चलेगी? सेल कंसीडरेशन माइनस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, ये नेट है। इतना इन्वेस्ट करोगे तो कैपिटल, ये प्रोपोर्शनेट है। जितना इन्वेस्ट करोगे इसके हिसाब से। 54F के एग्जामिनेशन क्वेश्चन में शुरू में दोगे, एंड में देंगे? एंड में देंगे। सबसे पहले अगर कुछ और बनती है दे डालो उसके पर। लॉकिंग पीरियड 3 साल का है। अगर 3 साल में बेच दिया तो कॉस्ट में सेलेक्ट ही करना, लॉन्ग टर्म भागे लॉन्ग टर्म, नहीं सकता अलग से करना है। याद रखिएगा, जिस दिन बेच रहे हो कोई अपनी ज्वेलरी वगैरह, उसमें आपके पास मैक्स एक मकान हो सकता है, नए वाला है वो तो बात अलग है आपकी। उसके बाद खरीदना भी नहीं है आपको, कुछ और खरीदना, अमीरी मत दिखाना है पर। नेक्स्ट 54G एंड G दोनों सेम है। 54G में फैक्ट्री शिफ्ट करनी है, PMLB फॉर IU इन UAE। क्या बना? प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन अर्बन एरिया। कहां पर जाना है आपको? नॉन अर्बन प्लस शिफ्टिंग एक्सपेंस है उसको भी लेना पर। हर एसेट के लेवल है। लॉन्गेस्ट पीरियड 1 साल पहले या 3 साल। ओके लीजिए साहब, यहां पर आकर खत्म होती है।